Assalamu alaikum and welcome dear students. This is Kaisar Bashir. Dear students, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक पोएम जिसका उन्वान है, जिसका टाइटल है टू द कुकू, राइट। और इस पोएम को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये पोएम क्लास 9th के इंग्लिश टेक्स्ट ट्यूलिप सीरीज़ में है और इस वीडियो में हम इस पोएम को डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर वी read and discuss the poem, let's try to understand a few things about our poet William Wordsworth. Dear students, William Wordsworth जो है ये कुंबरलैंड इंग्लैंड में पैदा हुए on 7 April 1770। डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, इसको नेचर पोइट कहते हैं और समटाइम्स ही इज कंसिडर्ड एज द हाई priest of nature. High priest of nature. Why? Now the question is why? Because he glorifies nature in his poetry. वो अपनी शायरी में नेचर को, कुदरत को ग्लोरीफाई करता है, प्रेज करता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में शुरू हो गया, इस मोमेंट से, इस रेवोल्यूशन से ये बहुत ही मुतासिर हो गए, ओके। और लेटर ऑन ही अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड कॉलरिज, एस टी कॉलरिज published a collection of poems called lyrical ballads. उन्होंने एक पोइट्री कलेक्शन जिसका नाम है लिरिकल बैलड्स 1798 में पब्लिश किया। और ये डेट जो है 1798, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है क्योंकि क्रिटिक्स जो है वो मानते हैं, वो कंसिडर करते हैं कि ये डेट जो है, दिस इज़ एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ ए ह्यूज मोमेंट known as romantic moment. रोमांटिक मोमेंट जो इंग्लैंड में शुरू हुआ, वो कहते हैं, क्रिटिक्स कहते हैं कि दिस वाज एक्चुअली द डेट, राइट। सो फ्रॉम हियर रोमांटिक मोमेंट started in England, right? So this was a brief introduction about our poet William Wordsworth. तो अब हम सीधे पोएम पे चलते हैं। पोएम पढ़ने से पहले पोएम के मुतालिक थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, राइट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पोएम है ये एक माइग्रेटरी बर्ड कुकू के मुतालिक है। किसके मुतालिक है? एक माइग्रेटरी बर्ड कुकू के मुतालिक है, ओके। और इस पोएम में हमारे जो पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो कुकू को नहीं बल्कि अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो है कुकू के मुतालिक एक्सप्रेस करता है। ही एक्सप्रेसेस हिज इमोशंस about the voice and invisibility of cuckoo. और ये जो कुकू बर्ड है इस पोएम में ये नेचर को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? हाँ, कुकू रिप्रेजेंट्स नेचर, तो ये इस पोएम में ये नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तीसरी बात जो हम इंट्रोडक्शन में आपको देंगे वो ये है कि ये जो पोएम है इसमें
8 स्टंजाज है, 8 स्टंजाज, राइट। कितने स्टंजाज है? 8 स्टंजाज है। और हर एक स्टंजा जो है वो 4 लाइन्स का है। इन ईच स्टंजा देयर आर 4 लाइन्स। और जो इंग्लिश पोइट्री में अगर एक स्टंजा 4 लाइन का हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्वोट्रैन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वोट्रैन। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारी पोइम है टू द कुकू, इसमें कितने क्वोट्रैन्स हैं? 8 क्वोट्रैन्स हैं, राइट। और क्वोट्रैन कितनी लाइन्स का होता है? 4 लाइन्स का होता है। अब हम क्या कर सकते हैं? वी कैन से 8 इंटू 4 कितने हो गए? 32। इट मीन्स ये जो पोइम है इसमें कितनी लाइन्स है? हाँ, 32 लाइन्स है। और ये जो क्वोट्रैन है इसकी जो राइम स्कीम है अगर हम देखेंगे वो है ए बी ए बी। क्या है राइम स्कीम? ये हम आगे आपको समझाएंगे कि किस तरह हम इस राइम स्कीम को निकालते हैं और कैसे क्या रियली इसमें जो है राइम स्कीम ए बी है या नहीं है, राइट। और इन स्टंजाज में ये क्या करता है? ये कुकू को जो है ग्लोरीफाई करता है क्योंकि ये नेचर को रिप्रेजेंट करता है। और ये हमें बताता है कि कुकू की वजह से जो शायर है, जो पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो किस तरह उस प्लेजरेबल मोमेंट को, उस ब्यूटीफुल मोमेंट को रिकलेक्ट करता है, राइट। और उस रिकलेक्शन की वजह से, उस याद की वजह से, ओके, उस मोमेंट को याद करने की वजह से उसकी ज़िंदगी जो है वो कितनी खूबसूरत बनती है, राइट। वो कितना खुश हो जाता है, उसकी लाइफ कितनी हैप्पी बन जाती है, राइट। इसका जो वो मोमेंट जो है वो कितना एक्सटैटिक बनता है। तो इस पोएम में हमें ये वही समझाता है। तो अब हम इस पोएम जो है इसको स्टंजा बाय स्टंजा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पोएम को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक स्टंजा जो है वो समझ आ जाए और एग्ज़ाम्स में आपको आसानी हो जाएगी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोएम स्टंजा बाय स्टंजा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेट्स read and understand the first stanza, and here goes the first stanza. O blithe newcomer, I have heard, I hear thee and rejoice. O cuckoo, shall I call thee bird, or but a wandering voice? Dear students, in the first line we have a phrase, O blithe newcomer. और यहाँ पे हमारे जो शायर है ये एक वर्ड करता है यूज, ब्लाइथ। ब्लाइथ मीन्स हैप्पी, हैप्पी। न्यू कमा, वाई न्यू कमा? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हमारा जो कुकू है ही इज़ कंसिडर्ड एज द माइग्रेटरी बर्ड इन लंदन, इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में ये क्या कहा जाता है इसको? ये एक माइग्रेटरी बर्ड है। और इसके आने से इंग्लैंड में क्या होता है? स्प्रिंग शुरू होता है। क्या होता है? स्प्रिंग, ओके, मौसम बहार शुरू होता है, ठीक है। इसीलिए उसे ये कहता है ब्लाइथ न्यू कमर, ओ हैप्पी न्यू कमर। इट मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दैट विद द एडवेंट ऑफ और विद द कमिंग ऑफ द बर्ड कुकू, कुकू के आने से इंग्लैंड में क्या आ जाती है? बहार आती है, ओके। तो ये उसे, और यहाँ पे देखिए हमारे जो शायर है ये उसको डायरेक्टली एड्रेस करता है। He addresses the bird. He addresses the bird directly, right? And calls the bird happy newcomer. Okay? Because it's because of this bird that in England spring comes, or spring starts rather. Okay? Now see what our poet says. I have heard, I hear thee. Okay? अगर हम टेंस की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है। I have heard, मैंने आपको सुना है। I hear thee, मैं आपको सुनता हूँ, राइट।
तो प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल पे वापस आ जाता है। आई हैव हर्ड, इट मीन मैंने आपको सुना है और मैं आपको सुनता हूँ। एंड रिजॉइस, और जब यू, दी जो है, दी मीन्स यू, दी मीन्स ये आर्कैक लैंग्वेज है, राइट, पोइट्री में यूज़ की जाती थी इन ओल्ड एंशिएंट टाइम्स। ओके, दी। एंड रिजॉइस, रिजॉइस मीन्स बिकम हैप्पी, बिकम हैप्पी। तो जैसे हमारे पोइट इस बर्ड को सुनते हैं, उसकी सुरीली आवाज़, उसकी मीठी आवाज़, मेलोडियस वॉइस, मेलोडियस ट्यून्स सुनता है, तो हमारे जो पोइट है ये बहुत ही खुश हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वंस अगेन हमारे जो शायर है वो उसको एड्रेस करते हैं क्या, और यहाँ पे क्या करते हैं, सीधे उसका नाम, राइट, स्ट्रेट वे ही नेम्स द बर्ड विद इट्स original name. Okay, says, oh cuckoo. Now we come to understand that the bird who brings happiness to the poet and to England is none other than the bird cuckoo. तो यहाँ पे कोई बर्ड नहीं है, कोई डिफरेंट बर्ड नहीं है, बल्कि कौन है, कुकू है। अब हमारे शायर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो क्या कहते हैं, शैल आई कॉल दी बर्ड, क्या मैं आपको एक बर्ड समझूं, शैल आई कॉल दी बर्ड, क्या मैं आपको एक परिंदा समझूं, और बट अ वंडरिंग वॉइस, या मैं वो आवाज़ जो कभी राइट से आती है या लेफ्ट से आती है या पीछे से आती है या आगे, इट मीन्स फ्रॉम ऑल साइड्स। वंडरिंग वॉइस क्यों, बिकॉज इट इज़ सैड व्हेन कुकू सिंग्स। ओके, तो उसकी जो आवाज़ है वो किसी एक जगह से नहीं आती है, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे उसकी वॉइस चारों तरफ से आ जाती है, राइट, तो ऐसा लगता है, इसीलिए ये कहता है कि वंडरिंग वॉइस। And here the poet is quite unable to understand and identify where from the bird actually sings and where does the bird sit, right, whether he sits on the treetop, in the bushes, or on the cliff, or on the top of somewhere, or in the pastures, on the grass, on the plains, he is not sure, right. और अगर हम यहाँ पे देखते हैं और एक चीज़, क्योंकि as I have already told you about rhyme scheme, तो देखिए rhyme scheme जो होता है, it's actually a pattern that's followed by poets in their poetry in order to give music to the poem. Okay, Cotran का जो पहला लाइन है, right, उसका जो लास्ट वर्ड है वो क्या है, heard, तो उसका जो दूसरा वर्ड है वो है रिजॉइस, तीसरे लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, बर्ड, और चौथी लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है वॉइस। देखिए, रिजॉइस, वॉइस, हर्ड, बर्ड, ड साउंड है यहाँ पे भी ड साउंड है। ओके, तो जब हम इसको देखते हैं, क्या देखते हैं, इन सारे वर्ड्स को देखते हैं, तो हमें क्या समझ आता है, हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ आता है। जब हम देखते हैं heard, next is rejoice, next is bird, and the next is voice। देखिए, अगर हम इसको देखते हैं, ड साउंड है, ड, और यहाँ पे देखते हैं बर्ड का, ये भी ड है। रिजॉइस का देखिए तो स है, तो वॉइस का क्या है, वंस अगेन स, तो ड एंड ड, स एंड स। तो देखिए, ड स, इसको हम रखेंगे नाम ए, ड इसका भी ए रहेगा, स का रहेगा बी, और स का रहेगा बी। तो हमारे पास अब जो राइम स्कीम है वो है ए बी। तो दिस इज एक्चुअली द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। अब हम दूसरे स्टैंजा पे आ जाएंगे। While I am lying on the grass, thy twofold shouts I hear. From hill to hill it seems to pass, at once far off and near। तो यहाँ पे हमारे जो शायर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है, पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज़ हुआ है, तो इट मीन्स ये पोइट भी हो सकता है, इसका स्पीकर जो है ये पोइट भी हो सकता है, या
कोई नेचर लवर जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि पोइट ही है। वाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास, तो जब भी शायर कहते हैं कि जब भी वो पास्चर पे, ग्रास पे लेटता है, बैठता है, दाई टू फोल्ड, दाई मीन्स यूअर, दाई यूअर पॉजेसिव है यहाँ पे, राइट। दाई, THY, दाई, इट मीन्स यूअर, ये पॉजेसिव यूज हुआ है, पॉजेसिव प्रोनाउन, ओके। दाई टू फोल्ड शाउट आई हेयर, टू फोल्ड का मतलब क्या है, दो बार कोई वॉइस निकलना, राइट, लाइक दिस इज द टू फोल्ड शाउट, ओके। तो इस तरह की आवाज़ जब हमारे शायर सुनते हैं, राइट, तो वो क्या करता है, दाई टू फोल्ड शाउट आई हेयर, जब भी वो ग्रास पे लेटता है, बैठता है, तो किसकी आवाज़ सुनता है, वो कुक्कू की आवाज़ सुनता है। और पोइट को क्या लगता है कि जैसे उसकी आवाज़ एक हिल से दूसरे हिल तक की आवाज़ जाती है। एट वंस फॉर ऑफ एंड नियर, देखिए यहाँ पे कंट्रास्ट है, फॉर ऑफ एंड नियर। और ऐसा लगता है एट वंस, इट मीन्स साइमल्टेनियसली, यहाँ पे हियर इट मीन्स साइमल्टेनियसली, एट वंस मीन्स साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, राइट, साइमल्टेनियसली, एक साथ क्या करता है, कभी उसकी आवाज़ नज़दीक से सुनाई देती है, कभी उसकी आवाज़ दूर से सुनाई देती है। और इसकी राइम स्कीम को अगर हम देखेंगे तो वंस अगेन, ग्रास, पास, हियर, नियर, ग्रास स साउंड है यहाँ पे, ठीक है। तो हियर र साउंड है यहाँ पे, पास स साउंड है यहाँ पे, नियर र साउंड है यहाँ पे। तो देखिए वंस अगेन हम इसी तरह इसको क्या करेंगे, रा, ए बी ए बी, तो इसकी राइम स्कीम क्या है, ए बी ए बी। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा में क्या कहता है, दो babbling only to the veil of sunshine and of flowers, thou bringest unto me a tale of visionary hours। ये स्टैंजा जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस स्टैंजा में हमारी जो पॉइंट है वो उन विजनरी आवर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, रिकलेक्ट करने की कोशिश करता है, और हमें कहता है कि what was actually responsible for recollecting these visionary hours, though babbling only to the whale। अगरचे ये जो कुक्कू है ये babble it means trying, and when somebody is trying to say something but his voice is not clear, whatever he wants to say is not clear, we call that babbling, okay। तो यहाँ पे हमारी जो कुक्कू है ये कुछ कहना चाहते हैं, वेल मीन्स वेली, आपने सुना होगा कश्मीर वेली, why, because it's surrounded by mountains, right, either from all sides or from 3 or 2 sides, okay। of sunshine, और ये कौन सी वैली है, it's of sunshine, where sun is shining brightly, and of flowers, where flowers are blooming, right। So यहाँ पे once again sunshine is representing nature, flowers is also representing nature, and this valley is also representing nature। It means हमारे जो कुक्कू है he is actually trying to communicate the message of flower, the message of peace, the message of joy to the vale where there is sunshine and where flowers are blooming, okay। And by this thou bringest unto me a tale of visionary hours, and when the cuckoo is doing this, our poet says this helps the poet to recollect the happy moment, the happy hours, the visionary hours, okay। What are these visionary hours? Here the poet actually tells us that
He is reminded of his childhood, the innocence, the beauty, the state of happiness. When he was able to see or have visions of the absolute, of the God, of the beauty, of the truth. ओके तो यहाँ पे हमारी जो शायर है वो कहते हैं कि इस वॉइस से उसका बचपन याद आ जाता है और उस बचपन में वो क्या करता था, वो विजनरी था, वो ड्रीम्स देखता था और वो ड्रीम्स उसको हेल्प करते थे किसके साथ कनेक्ट होने में, गॉड के साथ। तो यहाँ पे पोइट जो है ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। पोइट कुकू के मुतालिक हाउ इट कुड हेल्प हिम टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद गॉड। और इवन इस एक्सपीरियंस में, एडल्टहुड में, वंस अगेन कुकू की आवाज़ जब ये सुनता है तो बिल्कुल ये उस विजनरी स्टेज में, एक्सपीरियंस में चला जाता है जब ये बिल्कुल अपने गॉड से कनेक्ट होता था, राइट। स्टेंजा 4 थ्राइस वेलकम। तो अब यहाँ पे हमारी जो पोइट है ही यूजेस अ पोइटिक डिवाइस जिसको हम कहते हैं हाइपरबोले। यहाँ पे कुछ एग्जैजुरेशन एक्सप्रेस करता है। कौन पोइट? थ्राइस वेलकम। सो द आवर पोइट इज सो हैप्पी दैट he welcomes the bird. He welcomes the bird thrice. It means 3 times. Here, the poet has used the poetic device hyperbole. We can also call it exaggeration. So here, the poet exaggerates his feelings about what? About cuckoo. Okay? And calls him the darling of spring. Why? As I've already told you, it's because of this cuckoo that in England spring starts. कुकू की वजह से इंग्लैंड में स्प्रिंग स्टार्ट होता है क्योंकि ये एक माइग्रेटरी बर्ड है। Even yet thou art, thou means you, art means are, you are to me, even yet you are to me no bird। अगरचे आप मेरे लिए कोई बर्ड नहीं हो, but an invisible thing, आप वो ऑब्जेक्ट हो जो कि पोइट ने कभी देखा ही नहीं है बल्कि एक्सपीरियंस किया है, उसे सेंस किया है, उसे इमेजिन किया है, राइट। अ वॉइस, अ मिस्ट्री। और ये बर्ड क्यों मिस्ट्री है? बिकॉज द पोइट हैज़ नेवर सीन द बर्ड, राइट। इसीलिए उसकी जो इमेज है वो भी मिस्टीरियस है, उसकी जो आवाज़ है वो भी मिस्टीरियस है, और उसकी जो हर कोई एक्शन जो है cuckoo ki wo mystery, because the poet has never seen the bird. Okay, so that's why it's mysterious. We can here say that it's something divine which is actually trying to give happiness to the poet and a space that can help the poet to get in contact with Almighty, right? डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि नेचुरलिज्म ने वर्ड्सवर्थ को एथीस्ट बनने से बचाया है। The same home in my childhood days I listened to, that cry which made me look 1,000 ways in bush and tree and sky. इस स्टैंजा में हमारे जो पोइट है वो कहते हैं कि the same home in my childhood days I listened to, आप वही बर्ड हो जिसको मैं बचपन में, childhood days, these are the days of innocence, हैप्पीनेस। तो इन चाइल्डहुड डेज में ये क्या करता था, ही यूज्ड टू लिसन, और ही वुड लिसन व्हाट, द बर्ड कुकू, दैट क्राई विच मेड मी लुक, और उसकी जो आवाज़, यहाँ पे क्राई मीन्स वॉइस, उसकी जो आवाज़ वो क्या करती, विच it would made the poet look 1,000 ways. It means it would surprise the poet, and he would look here and there in order to search, in order to find out the bird. In bush, where he would stand up and try to search the bird in bush and tree and sky. कभी झाड़ियों में, in bush, right? झाड़ी को कहते हैं, in bush, झाड़ियों में, and trees, कभी दरख्तों पे,
एंड स्काई, कभी आसमानों में ये ढूंढा करते थे। कौन? हमारे पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। किसको ढूंढा करते थे? कुक्कू को। किसको? यस, कुक्कू को ढूंढा करते थे। To seek thee did I often roam through woods and on the green, and thou wert still a hope, allow, still longed for, never seen. तो इस स्टैंजा में हमारी जो पॉइंट है वो क्या कहते हैं कि टू सीक दी, उसको फाइंड करने के लिए, देखने के लिए, राइट? टू सीक दी, टू फाइंड दी, टू सी what the cuckoo. What would the poet do? He would often row. Row means move or walk. He would row through woods. Woods here means forests. And on the green and on the pastures. And thou wert still a hope, or अभी भी एक optimism थे. It means when somebody is not able to find the thing which he is trying to find, he can at that time do only one thing, and that is he can hope, he can be optimistic. It means our poet, after trying his best to search the cuckoo, he didn't lose heart, or he didn't lose hope. Rather, he became more optimistic about the bird. He was sure that one day he will definitely see or try to find the bird. Because it was thou wert, it means you were. Wert means were. You were still a hope. You were still something which I craved for, allowed, which I loved, which was more dearer to the poet, still longed for, and for whom the poet longed, and for whom the poet wanted badly. Never seen, but the poet has never seen the bird. Stanza 7. And I can listen to thee yet, can lie upon the plain and listen till I do beget that golden time again. और इस स्टैंजा में क्या कहता है हमारे शायर? एंड आई कैन लिसन टू दी यट. ओके, पास्ट में क्या करता था? ये झाड़ियों में उसे ढूंढता था, ट्रीज पे, स्काइज में, वायर, बट ही कुड नॉट फाइंड इट. और कभी कभी ये जंगल भी जाता था, मैदानों में भी जाता था, पास्चर्स में जाता उसको ढूंढने के, लेकिन कभी नहीं उसे देख पाया. लेकिन अभी भी ये क्या करता? आई कैन. इट मीन्स ही हैज़ द कैपेबिलिटी. यहाँ पे कैपेबिलिटी, आई कैन लिसन टू, इट मीन्स अभी भी ये उसकी आवाज़ को जो है आइडेंटिफाई कर सकता है, सुन सकता है, क्योंकि उसके दिमाग पे उसकी जो आवाज़ है, वो मेलोडी है, वो बिल्कुल उसने अपने इम्प्रिंट्स जो है वो डाले हैं. तो इसीलिए ये जो हमारे पॉइंट है ये बिल्कुल उसको सुन सकता है. कैपेबिलिटी, आई कैन लिसन टू दी मीन्स यू, कुकू. ओके, दी मीन्स कुकू. यट कैन लाई अपॉन द प्लेन, और अभी भी आई कैन लाई अपॉन द प्लेन. अभी भी ये क्या करता है? ये पास्चर्स पे, मैदानों में बैठता है, लेटता है. एंड लिसन, और सुनता है. टिल आई डू बिगेट, तब तक ये सुनता है. टिल आई डू बिगेट, जब तक, दैट गोल्डन टाइम अगेन, जब तक उसको वो मोमेंट, वो गोल्डन टाइम, वो स्पॉट्स ऑफ टाइम, वो in a moment of joy, moment, right? Golden time here refers to the poet's childhood. अब जो हमारा 8th स्टैंजा है उसमें हमारी जो शायर है वो क्या कहते हैं? ओ ब्लेस्ड बर्ड. नाउ ही कॉल्स द बर्ड ब्लेस्ड वन. ओके, द अर्थ वी स्पेस अगेन appears to be, और जिस अर्थ पे, जिस ज़मीन पे हम रहते हैं, चलते हैं, is unsubstantial. It's not real. It's not real. जिस ज़मीन पे हम रहते हैं ये क्या है? This is unsubstantial. Not real. Not real. Fairy place. It's something
imaginary. It's something Harry Potter's type of the world that is fit home for thee, and this home is only fit for what? Fit for the bird. Okay, so after understanding the 8 stanzas of the poem, we come to understand that the poet was highly influenced by the bird cuckoo. He regarded the bird as the herald of happiness, as the harbinger of peace, and it was this bird that could help Wordsworth to get back to his past, get back to his childhood, get back to his golden time, and try to see through the eyes of innocence the mystery of God, the beauty of God. Dear students, after reading the poem, the questions that you need to understand and answer are: how does the cuckoo's voice charm the poet? कैसे कुकू की जो आवाज़ है ये एक पोइट को ब्यूटिफाई करती है, चार्म करती है, खुश कर देती है, इन्फ्लुएंस कर देती है. Yes, he feels very much happy when he hears the cuckoo's voice. The bird rather helps the poet to get back to his golden time. Okay, so he feels very much happy. Why does the poet call cuckoo wandering voice and darling of spring? A wandering voice because the voice would come from all sides. He could not locate where from the bird is actually, shouting his voice, is crying. And darling of spring because it is this bird that brings spring in England, right? That's why he calls him the darling of spring. It is because of this bird that begins or that starts, that heralds spring. What does golden time refer to? Golden time refers to the childhood of the poet, innocence of the poet. Who is personified in the poem? Cuckoo, the cuckoo. What is the rhyme scheme? Yes, it's quite easy. A, B, right? What image does the poet use? He used the image of nature, of sunshine, of flowers, of trees, sky, etc. What is a quatrain? Quatrain is actually, as I already described, 4-line stanza. 4 lines stanza. Give one example of hyperbole. Yes, as I already told you, here is where the poet used the device hyperbole. So dear student, this was all about the poem. If you have any questions about the poem, you can call me on my phone number 9596340913. Right? Stay blessed. Khuda Hafiz.